हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। आई होप आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी होगी रिगार्डिंग सेक्शन 1, सेक्शन 2, एप्लीकेबिलिटी एंड न्यू लॉन्च्ड क्लॉसेस अंडर सीआरपीसी। तो और मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो बनाई थी हायरार्की के ऊपर, जो पार्ट फर्स्ट है, जिसके अंदर मैंने अपने 6 से लेके 10 तक सेक्शन की बात की थी। अगर आप हायरार्की का वो पार्ट ना देखकर पार्ट सेकंड पे आ गए हैं तो मैं आपसे कहूँगी पहले आप पार्ट फर्स्ट देखिए एंड देन पार्ट सेकंड देखिए, तभी आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस पता चल पाएगा। हायरार्की ऑफ क्रिमिनल कोड एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप अपना आगे प्रैक्टिस करने चाहते हैं तो आपके अगर ये टॉपिक क्लियर नहीं होता है तो आपको काफ़ी प्रॉब्लम आ सकती है। और मैंने जैसे कि अपने प्रीवियस वीडियो में भी बोला था कि मेरा मोटिव है कि मैं एक डिटेल्ड वर्जन बना सकूं, जिससे आपको सबसे हर मैं अपनी जो वीडियो में मैं हर जितने भी हमारे सेक्शंस हैं सबको इंक्लूड करने की कोशिश करूँगी। तो आज हम जो सेक्शंस पढ़ने वाले हैं वो है सेक्शन 11 to 15। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 11 जो है हमारा कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 का, वो बात करता है कोड्स ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स की, कि कौन कौन से कोड्स हैं जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स के कोड्स माने जाएंगे। तो मतलब उनकी बात की गई है सेक्शन 11 के अंदर। तो इसके अंदर कौन कौन से कोड्स हैं, ये बात करता है कोड्स और स्पेशल कोड्स ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास की। ये कोई भी कोड या फिर कोई भी स्पेशल कोड की बात करता है जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास का होगा या फिर जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास का होगा। अब जो इसका क्लॉज 1 है ये बोलता है कि हर डिस्ट्रिक्ट में मेट्रोपॉलिटन एरिया को छोड़कर हर डिस्ट्रिक्ट में क्या होगा, एज मैनी एज कोड जो हैं वो स्टैब्लिश किए जाएंगे किनके कोर्ट, जुडिशियल मजिस्ट्रेट के कोर्ट स्टैब्लिश किए जाएंगे स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कंसल्टेशन लेके हाई कोर्ट के, जिस तरीके से हाई कोर्ट स्पेसिफाई करेगा। अब अगर हम इसके प्रोवाइजो को पढ़ें जो इंसर्ट किया गया है बाय एक्ट 45 ऑफ 1978 के द्वारा, तो ये बोलता है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो कंसल्ट कर हाई कोर्ट के साथ स्टैब्लिश कर सकती है लोकल एरिया में एक या एक से ज़्यादा स्पेशल कोर्ट जुडिशियल मजिस्ट्रेट के ट्राई करने के लिए कोई पर्टिकुलर केस या पर्टिकुलर केसेस जिसके ऊपर किसी अदर कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन नहीं है ट्राई करने की उन केसेस को। अब अगर मैं इस क्लॉज के बारे में थोड़ा सा डिटेल्ड वर्जन आपको बताऊं, तो ये जो पावर है कि कितने नंबर ऑफ कोर्ट्स होंगे किसी डिस्ट्रिक्ट में, वो कैसे डिसाइड होगी। आप अब जैसे मैंने क्लॉज 1 में तो ये बोल दिया कि एज मेनी एज कोर्ट्स, लेकिन कोई सर्टेन लिमिट भी तो होनी चाहिए जिसके अकॉर्डिंग हमें ये पता चले कि भाई कितने कोर्ट स्टैब्लिश होंगे। तो इसके अंदर क्या हुआ, इसके अंदर जो ये जो पावर है कि कितने नंबर ऑफ कोर्ट्स होंगे जुडिशियल मजिस्ट्रेट की किसी क्लास के, मतलब किसी क्लास का मतलब है क्लास 1 की या क्लास 2 के, और उसकी लोकेशन क्या होगी वो किसके द्वारा डिसाइड की जाएगी, वो स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। किन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, जो हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल कंसिडरेशन को ध्यान में रखते हुए क्या करेगी, वो उनको ध्यान में रखते हुए और हाई कोर्ट की कंसल्टेशन लेकर वो क्या करेगी, वो डिटरमाइन करेगी कि क्या सर्टेन लिमिट्स ऑफ कोर्ट्स होने चाहिए जुडिशियल मजिस्ट्रेट की किसी पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। ये जो मैंने आपको पॉइंट बताया, जो मैंने बताया कि जो पावर है डिटरमाइन करने की नंबर ऑफ कोर्ट स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा विद कंसल्टेशन विद हाई कोर्ट, ये मेंशन है अंडर 41st रिपोर्ट के अंदर। अब हम बात करेंगे क्लॉज 2 की। क्लॉज 2 क्या बोलता है। अब क्लॉज 2 को मैं बात करने से पहले आपको एक ओवरव्यू देना चाहूँगी कि जुडिशरी को मोर इफेक्टिव वर्क करने के लिए, कि जो हमारी जुडिशरी है वो मोर इफेक्टिवली वर्क करे, इसीलिए कुछ पावर्स हैं जो हाई कोर्ट को दी गई है अंडर सीआरपीसी। क्लॉज 2 उसी चीज़ की बात करता है। क्लॉज 2 क्या बोलता है कि जो भी ये
कोर्ट्स होंगे, कौन से कोर्ट्स होंगे, जुडिशियल मजिस्ट्रेट के जो भी कोर्ट होंगे, उनको जो भी प्रेसिडिंग ऑफिसर होंगे, जो भी उन्हें प्रेसिडिंग ऑफिसर्स जो होंगे उन कोर्ट के अंदर, वो किसके द्वारा अपॉइंट किए जाएंगे, वो हाई कोर्ट के द्वारा अपॉइंट किए जाएंगे। अब इसके बाद हम बात करेंगे क्लॉज 3 की। क्लॉज 3 क्या बोलता है कि हाई कोर्ट को जब भी ऐसा लगेगा कि नेसेसरी है, या उनको लगेगा कि भाई एक्सपीडेंट है या नेसेसरी है, कि जो पावर है जुडिशियल मैजिस्ट्रेट की, वो देनी चाहिए किसी भी मेंबर ऑफ जुडिशियल सर्विसेज को देनी चाहिए, तो वो क्या कर सकती हैं, उनको वो पावर कन्फर कर सकते हैं। कौन कर सकती है, हाई कोर्ट कन्फर कर सकती है किसी भी जुडिशियल सर्विस ऑफ स्टेट के मेंबर को। और वो फंक्शन क्या करेगा, वो फंक्शन करेगा एज अ जज इन सिविल कोर्ट, अब इसके लिए मैं आपको एक केस बताती हूँ जिसके अंदर सेम ये जो हमारा 3rd क्लॉज के अंदर जो बोला गया है कि जहाँ पर भी लगता है हाई कोर्ट को कि भाई नेसेसरी है, एक्सपीडेंट है कि कोई जुडिशियल मजिस्ट्रेट की जो पावर है वो कन्फर होनी चाहिए किसी पर्टिकुलर पर्सन पे, या किसी पर्टिकुलर जुडिशियल सर्विस के पर्सन पे, तो जो हाई कोर्ट है वो इन सिचुएशंस में अपॉइंट कर सकता है जहाँ पर उसे लगता है कि फुल टाइम जुडिशियल मजिस्ट्रेट पॉसिबल नहीं है या फिर अपॉइंट नहीं किया गया है, तो उसके पास ये पावर है कि वो क्या कर सकता है, वो ये पावर दे सकता है किसी भी मेंबर ऑफ जुडिशियल सर्विसेज को। अब हम आते हैं सेक्शन 12 बात करता है चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट और एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की। अब जो इसके क्लॉजेस हैं, 3 क्लॉजेस के अंदर 3 मजिस्ट्रेट की बात हुई है। फर्स्ट के अंदर बात हुई है चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की, सेकंड क्लॉज के अंदर बात हुई है एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की, एंड थर्ड के अंदर बात हुई है सब डिविजनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट की। क्लॉज 1 अगर हमें पढ़े, जो बात करता है चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की, वो क्या बोलता है कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक्सेप्ट मेट्रोपॉलिटन एरिया को छोड़कर जो हाई कोर्ट है वो अपॉइंट करेगी जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास को टू बी द चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, मतलब उन्हें अपॉइंट करेगी एज अ चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। किसको, जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास को टू बी द चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। अब चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के मेन फंक्शन क्या होंगे, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट हेड होगा मैजिस्ट्रेसी का डिस्ट्रिक्ट के अंदर, और उसके मेन फंक्शन क्या होंगे, उसके मेन फंक्शन होंगे वो गाइड करेगा, सुपरवाइज करेगा, कंट्रोल करेगा जुडिशियल मजिस्ट्रेट को उनके डिस्ट्रिक्ट में, और ट्राई भी करेगा अगर कोई इंपॉर्टेंट केस है उसे भी। क्लॉज 2 बात करता है हमारा एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की। ये क्या बोलता है, ये बोलता है हाई कोर्ट क्या कर सकते हैं, हाई कोर्ट अपॉइंट कर सकते हैं किसी भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को टू बी एन एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, और जो ये मजिस्ट्रेट होंगे उनको हैव ऑल पावर्स ऑफ सीजीएम, मतलब जो हमारे चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की पावर्स होंगी वो सारी पावर्स इनके पास भी होंगी, जिस तरीके से उन्हें हाई कोर्ट डायरेक्ट करेगा उसके अकॉर्डिंगली। क्लॉज 3 बात करता है सब डिविजनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स की। अब ये इसके अंदर हमारी 2 सब क्लॉजेज हैं, सब क्लॉज ए, सब क्लॉज बी। सब क्लॉज ए क्या बात करता है, ये बात करता है कि हाई कोर्ट में डेजिग्नेट, मतलब हाई कोर्ट क्या कर सकता है, नियुक्त कर सकता है किसी भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को किसी भी सब डिवीजन के अंदर एज सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट। हाई कोर्ट किसी भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट को नियुक्त कर सकता है क्या, किसी सब डिवीजन के अंदर सब डिविजनल मजिस्ट्रेट। सब क्लॉज बी क्या बात करता है, सब क्लॉज बी बात करता है जो सब डिविजनल मजिस्ट्रेट होंगे वो एक्सरसाइज करेंगे वो पावर्स
जो सुपरविजन के लिए होंगी, सुपरविजन के लिए होंगी ओवर द वर्क ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, मतलब वो सुपरवाइज करेंगे किसके वर्क को, जुडिशियल मजिस्ट्रेट के वर्क को, जिस तरीके से हाई कोर्ट ने उन्हें स्पेसिफाई किया है। अब हम आते हैं सेक्शन 13 पे। सेक्शन 13 जो है वो बात करता है स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स की। जो इसका क्लॉज 1 है वो सब्स्टिट्यूट किया गया है बाय एक्ट 45 ऑफ 1978 के द्वारा। तो इसका क्लॉज 1 क्या कहता है कि जो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट में का इस्तेमाल हुआ है यहाँ पे, हाई कोर्ट जो है अगर उसको रिक्वेस्ट की जाती है सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा क्या करने के लिए, कि वो कन्फर करे, वो किसी पर्सन पे कन्फर करे जो क्या कर रहा है, जो होल्ड कर रहा है किसी भी गवर्नमेंट के अंदर, जो भी गवर्नमेंट अथॉरिटी के अंदर जो होल्ड कर रहा है, ऑल और एनी ऑफ द पावर्स कन्फर्ड। मतलब जो हमारा स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट है वो हाई कोर्ट को रिक्वेस्ट करता है कि किसी पर्सन को, जो एक पर्सन है जो गवर्नमेंट के जो हमारी गवर्नमेंट अथॉरिटी के अंदर पोस्ट होल्ड कर रहा है, उसको कन्फर करे, क्या कन्फर करे, कन्फर पावर को कन्फर करे, किसकी पावर को कन्फर करे, इस कोर्ट के अंदर पावर को कन्फर करे ऑन अ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। मतलब उसको क्या करे, उसको पावर दे कि वो वर्क कर सके एज अ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। अब इट कैन बी ऑफ फर्स्ट क्लास, वो फर्स्ट क्लास जुडिशियल मैजिस्ट्रेट भी हो सकता है और वो सेकंड क्लास भी हो सकता है, वो किसी पर्टिकुलर केस के लिए भी हो सकता है और पर्टिकुलर क्लास ऑफ केसेस के लिए भी हो सकता है, पर यहाँ पे मेट्रोपॉलिटन एरिया को इंक्लूड नहीं हुआ है। मतलब इसके अंदर मेट्रोपॉलिटन एरिया को छोड़कर जो हमारे मेट्रोपॉलिटन एरिया को इंक्लूड नहीं किया गया है, एक्सेप्ट किया है मेट्रो। अब इसका प्रोवाइजो क्या बोलता है, इसका प्रोवाइजो बेसिकली ये बोलता है कि ये जो पावर है जो कन्फर हुई है किसी पर्सन पे, जो हमारा क्लॉज 1 बोल रहा है कि जो भी गवर्नमेंट ऑफिशियल के ऊपर, ऑफिशियल को अगर कोई जो है, अगर जो हमारी रिक्वेस्ट करती है स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट हाई कोर्ट को कि भाई आप इसको जुडिशियल मजिस्ट्रेट बना दीजिए फर्स्ट क्लास का या सेकेंड क्लास का, तो वो किस तरीके से बनेगा, मतलब क्या कोई ऐसी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, कुछ ऐसे एसेंशियल्स होने चाहिए, उसकी बात करता है प्रोवाइजो। प्रोवाइजो ये बोलता है कि ये जो पावर है जो ये कन्फर की जाएगी किसी पर्सन को, वो तब तक नहीं दी जाएगी जब तक वो या तो इतना क्वालिफाइड हो या फिर उसको एक्सपीरियंस हो, किसका, इन रिलेशन टू लीगल अफेयर्स। मतलब लीगल अफेयर्स का या तो उसका कोई बैकग्राउंड हो, या तो फिर उसको एक्सपीरियंस हो, या फिर उसकी क्वालिफिकेशन हो, या फिर जिस तरीके से हाई कोर्ट ने स्पेसिफाई किया है उसके अकॉर्डिंगली वो एलिजिबल हो, तभी उसको क्या बनाया जाएगा, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट बनाया जाएगा, स्पेशल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट बनाया जाएगा। सच मैजिस्ट्रेट बी कॉल्ड स्पेशल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। मतलब ये जो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट बनेंगे सेक्शन 13 के अंदर, वो होंगे स्पेशल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट एंड शेल अपॉइंट फॉर अ टर्म नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर। मतलब इनकी जो टेन्योर पीरियड होगा वो एक बार में, मतलब जो इनका जो टेन्योर होगा वो 1 ईयर से एक्सीड नहीं करेगा, और जिस तरीके से हाई कोर्ट स्पेसिफाई करती है बाय जनरल और स्पेशल ऑर्डर के थ्रू। क्लॉज 3 क्या बात करता है इसकी, क्लॉज 3 इसकी बात करता है हाई कोर्ट जो है, हाई कोर्ट है वो एम्पावर है कि वो स्पेशल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, जो हाई कोर्ट है वो एम्पावर है, वो जो है हाई कोर्ट एम्पावर है कि जो स्पेशल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट है उनको बोल सके, मतलब उनको समझा सके टू एक्सरसाइज द पावर ऑफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट इन मेट्रोपॉलिटन। मतलब हाई कोर्ट जो है वो उनको एम्पावर कर सकती है, उनको ये पावर दे सकती है कि वो वर्क करे मेट्रोपॉलिटन एरिया में भी, अपनी पावर को वो यूज कर सकते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया को भी, आउटसाइड हिज लोकेशन। मतलब जो आउटसाइड इज लोकल जुरिस्डिक्शन, जो उनके लोकल जुरिस्डिक्शन है उनके बाहर भी, मेट्रोपॉलिटन एरिया में भी वो अपनी पावर को क्या कर सके, एक्सरसाइज कर सके। और जो ये हमारा 3rd क्लॉज है वो किसके द्वारा इंसर्ट किया गया था, वो इंसर्ट हुआ था बाय
एक्ट 45 ऑफ 1978 के द्वारा। अब हम बात करते हैं सेक्शन 14 की। सेक्शन 14 बात करता है लोकल जुरिस्डिक्शन ऑफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट्स की। ये क्या बोलता है, सब्जेक्ट टू द कंट्रोल ऑफ हाई कोर्ट, की मतलब हाई कोर्ट का जो भी कंट्रोल है, हाई कोर्ट का जो कंट्रोल है उसके द्वारा द चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट में टाइम टू टाइम डिफाइन द लोकल लिमिट्स ऑफ एरियाज विद इन विच जुडिशियल मैजिस्ट्रेट में एक्सरसाइज ऑल और एनी ऑफ द पावर अंडर द कोर्ट। तो इसके अंदर क्या है, मतलब जो हमारा ये क्या है, जो हमारे हाई कोर्ट है उनके पास पावर है, उनके पास कंट्रोल है कि वो क्या करेंगे, वो चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट को टाइम टू टाइम डिफाइन करेंगे उनके लिमिट्स, उनके एरियाज, और कि वो अपनी पावर को कहाँ एक्सरसाइज करेंगे जो इस कोर्ट के अंदर मेंशन है उसके अकॉर्डिंगली। बट इसके अंदर क्या बोला गया है, इसके अंदर बोला गया है कि अगर ज्यूरिसडिक्शन है या पावर है किसी जुडिशियल मैजिस्ट्रेट की, वो डिफाइन नहीं है या फिर वो डिफाइन नहीं की जाती हाई कोर्ट के द्वारा, हाई कोर्ट स्पेसिफाई नहीं करता, तो दे शेल एक्सटेंड थ्रू आउट द डिस्ट्रिक्ट। वो पावर कितना एक्सटेंड करेगी, वो एक्सटेंड करेगी थ्रू आउट द डिस्ट्रिक्ट, मतलब पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर वो एक्सटेंड करेगी। जो इसका हमारा प्रोवाइजो है वो ऐड हुआ है बाय एक्ट 45 ऑफ 1978, और जो इसका क्लॉज 3 है वो वो इंसर्ट हुआ है बाय एक्ट 45 ऑफ 1978। इसके अंदर और कुछ जानने वाला नहीं है, ये मैंने आपको ब्रीफ में बता दिया है कि जो मेन पॉइंट था वो यही था। अब हम बात करते हैं हमारे सेक्शन 15। सेक्शन 15 बात करता है सबऑर्डिनेशन ऑफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। हमने सेक्शन 10 के अंदर भी सबऑर्डिनेशन की बात की थी। सबऑर्डिनेशन का मतलब होता है अधीनता क्या होगी किसी कोर्ट की या मैजिस्ट्रेट की। तो सबऑर्डिनेशन ऑफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट का क्या, इसके अंदर जो हमारा क्लॉज 1 है वो ये बोलता है कि हर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, एवरी जुडिशियल मैजिस्ट्रेट जो होगा, एवरी चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट जो होगा, वो सबऑर्डिनेट होगा सेशन जज के, वो सबऑर्डिनेट होगा सेशन जज के, और एवरी एंड अदर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट इज इन द कंट्रोल ऑफ सेशन जज। और वो जो भी एवरी मतलब हर एक, और जो भी अदर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट होंगे वो कंट्रोल में होंगे सेशन जज के। पहला इसके अंदर ये बोला कि जो चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट होगा वो सबऑर्डिनेट होगा सेशन जज के। दूसरे पॉइंट में ये बोला कि एवरी और जो भी अदर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट होंगे वो कंट्रोल में होंगे किसके, सेशन जज के। क्लॉज 2 बात करता है कि जो चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट है, जो हमारे चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट हैं में वो क्या करेंगे, टाइम टू टाइम रूल्स बनाएंगे या फिर ऑर्डर्स देंगे कंसिस्टेंट विद द कोर्ट। जो कंसिस्टेंट होंगे कोर्ट के अंदर उसके अकॉर्डिंगली वो क्या करेंगे, वो टाइम टू टाइम रूल्स बनाएंगे और स्पेशल ऑर्डर्स बनाएंगे। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही है। मैंने आपको सेक्शन 11 से 15 काफ़ी डिटेल में समझा दिया है। अगर इसके बाद भी आपको ऐसी कोई क्वेरी लगती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, और मेरी ये जो डिटेल वर्जन ऑफ वीडियोस है आप अपने कॉलेज ग्रुप में या फिर अपने क्लास ग्रुप में शेयर कर सकते हैं अपने, क्योंकि ये काफ़ी डिटेल वर्जन है। अगर आपकी कोई क्लास मिस हो भी गई है तो अगर आप मुझे सीरीज वाइज देख लेंगे तो आप एक डिटेल भी मिल जाएगा, और अगर आप मेरी वीडियो देख लेते हैं तो आपको 5 से 7 मिनट अगर आप बस रीड कर लेंगे अपने जो भी पेयर एक्ट है आपको पूरी समझ आ जाएगी। मैंने आपको एक्स्ट्रा पार्ट्स भी बताए हैं जो बेयर एक्ट में मेंशन नहीं है, जो बुक्स में मेंशन है। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।